नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं हमारे जेवीएन सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग एक नया टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं, जो कि हमारे ईवीएम के मॉड्यूल बी का लास्ट चैप्टर है। और दोस्तों, वो टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लीनियर प्रोग्रामिंग से आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इस लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों, आपका जो मैकमिलन बुक है उसमें सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो हमें इंट्रोडक्शन को समझना है। उसके बाद दोस्तों, इंट्रोडक्शन के बाद हमें समझना है कि ग्राफिकल अप्रोच क्या है। तो दोस्तों, ये लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 अप्रोच है। एक है तो है ग्राफिकल अप्रोच, और दोस्तों तीसरा जो अप्रोच है उसे हम लोग सिंपलेक्स अप्रोच कहते हैं। ऑल्दो इसका नाम है सिंपलेक्स, लेकिन ये डिफिकल्ट अप्रोच है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको सबसे अच्छे तरीके से ग्राफिकल अप्रोच को समझाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना ग्राफ को ड्रॉ किए, क्योंकि ग्राफ को ड्रॉ करने में टाइम टेकिंग है, ठीक है ना, और आपको एग्जाम में समय भी नहीं रहता है कि आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ को प्लॉट करें। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप बिना ग्राफ को बनाए इस अप्रोच से लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मैं सिंपलेस्ट अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि सिंपलेस्ट अप्रोच को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, ताकि आपको जो 5 मार्क्स है वो आपके हाथ में गारंटेड रहे। ठीक है दोस्तों, सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर विद इंट्रोडक्शन। आइए जरा हम लोग देखते हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, और फिर इन दोनों मेथड्स को समझते हैं। तो अंतिम तक बने रहिएगा दोस्तों। इसके साथ मेरा एमसीक्यूज का लेसन आएगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है हमारा, इसमें मैंने ऑल डिफरेंट चैप्टर्स के मॉड्यूल बी मॉड्यूल ए का सीक्वेंस वाइज थ्योरी और एमसीक्यूज कवर किया है। तो यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट के साथ, पहले लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है दोस्तों। तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है कि हमारे पास प्रोसीड्यूर का कलेक्शन है। सो इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोसीड्यूर्स। So it is collection of procedure for maximizing or minimizing और मिनिमाइजिंग लीनियर फंक्शन। दोस्तों, नाम ही है इसका लीनियर प्रोग्रामिंग। आखिर ये प्रश्न उठता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास कोई लीनियर फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, उसे मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, और इस लीनियर फंक्शन का दूसरा नाम होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस लीनियर फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि या तो हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, या मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, और उसके लिए कुछ प्रोसीड्यूर्स है। ठीक है, एक और चीज़ क्या है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट। कुछ कंस्ट्रेंट आते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट। ठीक है, कुछ कंस्टेंट हैं, और वो कंस्टेंट किस फॉर्म में है, लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में। कंस्टेंट इन फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। तो दोस्तों ये डेफिनेशन है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब देखिए, इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास कीजिए। इस डेफिनेशन में बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, तो प्रोसीड्यूर्स है। किस चीज़ का प्रोसीड्यूर है, मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। किसे मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना। और दोस्तों, जब हम फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो देखिए, फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि z इजिकल टू 5x + 4y। आप जानते होंगे कि हर एक फंक्शन का अपना एक डिग्री होता है। तो डिग्री यहाँ पे देखिए 1 है। x का पावर और y का पावर कितना है, 1 है। तो ये वही लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। आपको पता है दोस्तों, जैसा कि आप 5x, अब लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाए 5x² + 4y², इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इसे अभी हमारा सिलेबस से स्कोप से बाहर है। ये वाला चीज़ हम लोग केवल वैसा ही फंक्शन को डील करेंगे जो कि लीनियर है। लीनियर करने का क्या मतलब हुआ कि उसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, उसका डिग्री 1 होगा, उसमें x का पावर और y का पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसलिए टॉपिक का नाम ही है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब दोस्तों आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे या मैक्सिमाइज करेंगे। लेकिन देखिए, कुछ कंस्ट्रेंट होगा हमारे सामने। वो जो कंस्ट्रेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, इनइक्वालिटी के फॉर्म में। अब दोस्तों आप पूछेंगे इनइक्वालिटी क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है, ये सिंबल है लेस देन का और ये सिंबल है ग्रेटर देन का। तो जब मैं लिखता हूँ कि x + y > 5, ठीक है, तो इसे कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं इसे हम लोग, लीनियर इनइक्वालिटी। पहली बात, लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पावर देखिए, पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो इसे हम लोग लीनियर कहते हैं। और इनइक्वालिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है। यदि हम लिख रहे हैं कि x > 0 या = 0, तो ये भी हमारा लीनियर इनइक्वालिटी है।
तो आपको समझ में आया कि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे हम लोग। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग कुछ प्रोसीड्यूर को बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसा प्रोसीड्यूर है जिसके थ्रू हम लोग एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे या मैक्सिमाइज करेंगे कुछ कंस्ट्रेंट के साथ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आपको ये तो डेफिनेशन समझ में आ गया, इसमें कीवर्ड क्या क्या है उसको मैं बता दूँ। एक कीवर्ड है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक कीवर्ड है कंस्ट्रेंट। ठीक है, और तीसरा कीवर्ड मैं आपको आगे बताऊँगा। 3 कीवर्ड है इसमें। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, यदि आप रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल, तो दोस्तों जैसा कि आप मान लीजिए कि हाँ, आपका मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है। ठीक है, तो फैक्ट्री में क्या होंगे, मशीन्स होंगे। ठीक है, फैक्ट्री में मशीन्स होंगे ना, और मशीन्स होंगे और दूसरी बात क्या होंगे, लेबर भी होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ रॉ मटेरियल्स हैं। किसी फैक्ट कॉस्ट ये अपना मशीन होगा, लेबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि आपका चूँकि फैक्ट्री है तो आप क्या चाहेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। आप यही करेंगे ना कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे दोस्तों। तो यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन आपके पास कंस्ट्रेंट क्या है कि आप क्या करेंगे। आपके पास मशीन का कंस्ट्रेंट होगा, आपके पास लेबर का कंस्ट्रेंट होगा। तो ये जो एग्जांपल है हमारा, टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल वे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन यूजेज ऑफ मशीन एंड लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। तो ये जो केस है हमारा वो लीनियर प्रोग्रामिंग का केस है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का केस ले लीजिए। ठीक है, तो आपका फैक्ट्री है, यहाँ पे मान लीजिए चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे मार्केट है। तो आप क्या चाहेंगे कि प्रोडक्शन सेंटर से मार्केट तक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे आप मिनिमाइज करना चाहेंगे। तो ये जो मेथड है जिससे हम ये पता करते हैं कि कैसे हम इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करें, यही है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज हमारे डे टू डे लाइफ में है। ठीक है, तो बैंकिंग पर्सपेक्टिव से जो हमें जो पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अब दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग कलेक्शंस ऑफ प्रोसीड्यूर्स होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट। अब कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो दोस्तों डेफिनेशन को हम लोग कुछ यहाँ क्लियर करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला जो डेफिनेशन है, आपको मैं डेफिनेशन को क्लियर करते कुछ एग्जांपल्स लेके आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों, जिसके थ्रू हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस टॉपिक में उसे क्लियर करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों एग्जांपल को पढ़िए। क्या कर रहा है कि रेडी मिल्क कंपनी है। ठीक है, वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट फ्रॉम 2 रॉ मटेरियल M1 एंड M2। तो देखिए 2 रॉ मटेरियल है, M1 है और M2 है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए टेबल आपके सामने है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल M1 रॉ मटेरियल M2 और यहाँ लिखा हुआ है टन्स ऑफ रॉ मटेरियल पर टन्स ऑफ एक्सटीरियर पेंट। समझिए यदि एक्सटीरियर पेंट का 1 टन यूज हो रहा है तो उसमें कितना टन रॉ मटेरियल चाहिए। तो देखिए एक्सटीरियर पेंट का यदि 1 टन यूज हो रहा है ना तो 6 टन रॉ मटेरियल M1 चाहिए और 1 टन रॉ मटेरियल M2 चाहिए। उसी तरह यदि आप इंटीरियर पेंट की बात करें तो यदि 1 टन यूज हो रहा है इंटीरियर पेंट का तो M1 रॉ मटेरियल का 4 टन चाहिए और M2 रॉ मटेरियल का 2 टन चाहिए। ये समझ में आ गया आपको। और एक कॉलम है मैक्सिमम डेली अवेलेबल टन, यानी कि एक दिन में M1 का 24 टन अवेलेबल है, यही हमारा कंस्ट्रेंट है। और दूसरे दिन में हमारा क्या कितना अवेलेबल है, 6 टन अवेलेबल है। और दोस्तों ये जो कॉलम है इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी एक टन में जो प्रॉफिट है वो है, देखिए ये है $1000 के टर्म में, यानी $5000 और ये है $4000। अब देखिए ये चीज़ आपको टेबल समझ में आ गया। तो दोस्तों मार्केट सर्वे क्या इंडिकेट किया कि डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट फॉर एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1 टन। यानी इंटीरियर पेंट का जो डिमांड है वो एक्सटीरियर पेंट के डिमांड से 1 टन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और एक और चीज़ है, मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज़ 2 टन, यानी इंटीरियर पेंट का मैक्सिमम डिमांड कितना है, 2 टन है। ये डेली डिमांड है। तो रेडी मिल्क ये बताना चाह रहा है कि ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट का, जो कि उसके डेली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। तो आपके सामने एक केस स्टडी है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि कितना एक्सटीरियर पेंट लें और कितना इंटीरियर पेंट लें, क्या प्रोडक्ट का मिक्सचर हो ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है।
तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग में। लीनियर प्रोग्रामिंग में 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वो तीनों आपको यदि पता चल जाए तो आप आसानी से लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो 3 क्या है दोस्तों? सबसे पहला है डिसीजन वेरिएबल। पहला क्या है दोस्तों? द फर्स्ट इज डिसीजन वेरिएबल। तो सबसे पहले आपको डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करना है। डिसीजन वेरिएबल क्या होता है? यानी कि जो वेरिएबल आपको लेके चलना है। जैसे इस क्वेश्चन में आप ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, तो इस क्वेश्चन में आपका वेरिएबल क्या है? तो दोस्तों आपका वेरिएबल है इंटीरियर पेंट का क्वांटिटी और एक्सटीरियर पेंट का क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा डिसीजन वेरिएबल होगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों, वो है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी आप किस चीज़ को, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और तीसरा चीज़ है दोस्तों कंस्ट्रेंट। यदि आप ये तीनों चीज़ समझ गए ना, तो कंस्ट्रेंट, देखिए यही 3 चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करता है लीनियर प्रोग्रामिंग को। आपको डिसीजन वेरिएबल पता करना है सबसे पहला स्टेप, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता करना है और उसके बाद आपको कंस्ट्रेंट पता करना है। अब आइए दोस्तों हम लोग स्टेप वाइज एक एक चीज़ को करते हैं। ठीक है, पहले डिसीजन वेरिएबल देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और फिर कंस्ट्रेंट। तो दोस्तों आ जाइए, इस क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, और मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ वैसे आप समझिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रॉब्लम में हमारा डिसीजन वेरिएबल क्या है। इस प्रॉब्लम में हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है वो है दोस्तों, हमें ऑप्टिमम, पहले हम बात करें डिसीजन वेरिएबल का। तो फ्रेंड्स हमारा डिसीजन वेरिएबल क्या है, हमें ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स चाहिए। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स हमें क्या चाहिए, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स चाहिए ऑफ इंटीरियर, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पेंट्स। ठीक है, दैट मैक्सिमाइज अवर टोटल प्रॉफिट। तो ये हमारा डिसीजन वेरिएबल है कि इंटीरियर पेंट कितना होगा और एक्सटीरियर पेंट कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो जो वेरिएबल्स है, अब एक वेरिएबल मान लीजिए x1 है, x1 वेरिएबल है। x1 क्या शो कर रहा है, x1 शो कर रहा है टन्स प्रोड्यूस्ड डेली ऑफ एक्सटीरियर पेंट। यानी कि एक्सटीरियर पेंट का डेली प्रोडक्शन टन्स में है x1 टन्स, और x2 है टन्स प्रोड्यूस डेली ऑफ इंटीरियर पेंट। यानी जो इंटीरियर पेंट है वो डेली मान लीजिए कि x2 टन इंटीरियर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको समझ में है पहला स्टेप क्या है, आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपका डिसीजन वेरिएबल क्या है। तो ये दोनों आपका डिसीजन वेरिएबल है, x1 और x2, और आपको यही फाइंड करना है कि x1 कितना हो और x2 कितना हो, यानी प्रोडक्ट मिक्स कितना हो, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो पहला स्टेप क्लियर है। चलिए दूसरा स्टेप है दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करना। अब प्रश्न उठता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस केस में है क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जरा क्वेश्चन को पढ़िए। तो दोस्तों आप क्वेश्चन में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ही वांट टू मैक्सिमाइज द टोटल डेली प्रॉफिट, यानी वो क्या चाह रहा है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा टू मैक्सिमाइज द टोटल डेली प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल डेली प्रॉफिट। चलिए अब इसको हम कैसे शो करें दोस्तों, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें डिसाइड करना है, तो कैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया जाए ये समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कंपनी क्या चाह रही है कि वो मैक्सिमाइज करना चाह रही है टोटल डेली प्रॉफिट ऑफ बोथ पेंट्स। अच्छा, अब आप जरा ये बता सकते हैं क्या कि एक इंटीरियर पेंट यदि पर टन, मान लीजिए इंटीरियर पेंट का 1 टन, ठीक है, 1 टन पे कितना प्रॉफिट है। ठीक है, जरा देखिए तो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट पर टन, यानी एक्सटीरियर पेंट पे $5000 और इंटीरियर पेंट पे कितना है दोस्तों, $4000। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए, मैं इसको समझाता हूँ दोस्तों कि यदि आप इंटीरियर पेंट यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इंटीरियर पेंट ले रहे हैं और यहाँ पे एक्सटीरियर पेंट ले रहे हैं, तो प्रॉफिट पर टन यहाँ लिख रहे हैं, प्रॉफिट पर टन। ठीक है, बताइए इंटीरियर पेंट में कितना प्रॉफिट है पर टन। तो देखिए इंटीरियर पेंट पे है $4000, तो 4 रहने दीजिए, वो अंडरस्टूड है कि $1000 में है। और एक्सटीरियर पेंट की यहाँ यदि हम बात करें तो वो कितना है हमारा, $5000 है। चलिए अब आप ये बताइए कि हमको टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपने क्या एज्यूम किया है, आपने ये एज्यूम किया है ना
कि हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है इंटीरियर पेंट के लिए क्या एज्यूम किया था बताइए। तो इंटीरियर पेंट के लिए आपने एज्यूम किया था x2, याद है? ठीक है, तो x2 टन, आपके पास इंटीरियर पेंट कितना है? x2 टन है, और एक्सटीरियर पेंट कितना है? x1 टन है। तो बताइए, एक टन में 4,000 डॉलर का प्रॉफिट है, तो x2 टन में कितना का प्रॉफिट होगा? तो 4 इंटू x2 होगा। सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। फिर यहाँ देखिए, एक टन में $5,000 का प्रॉफिट है, तो x1 टन में कितना का प्रॉफिट होगा? 5x1 का प्रॉफिट होगा। मान लीजिए z जो है, z रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रॉफिट को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल प्रॉफिट को। दोस्तों टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे? 5x1 प्लस 4x2। तो दोस्तों यही समझ में आया आपको कैसे मैंने इसको डिवाइड, कैसे मैंने इसको डिस्क्राइब किया? ठीक है दोस्तों, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हमको $1,000 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, लेकिन अभी हम लोग अपने सॉल्यूशन के कॉम्प्लिकेसी को कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा ये z इजिकल टू क्या आ जाएगा? 5x1 प्लस 4x2। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। सो वी वांट टू मैक्सिमाइज इट। तो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिटरमाइन कर लिया ना। सो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन? आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज z इजिकल टू 5x1 प्लस 4x2। चलिए, दूसरा काम आपने कर लिया। पहला काम था डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करना, जो कि आपने कर लिया, ठीक है। और दूसरा काम था ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करना, जो भी आपने कर लिया। अब दोस्तों तीसरा चीज़ आता है कंस्ट्रेंट डिसाइड करना, ठीक है। चलिए अब कंस्ट्रेंट पे आते हैं। तो स्टेप वाइज समझ रहे हैं आप चीज़ों को। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड कंस्ट्रेंट। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये तीनों चीज़ यदि कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। अब जरा कंस्ट्रेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए वो जरा देखते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या है? जो कि हमारा रॉ मटेरियल यूजेज और प्रोडक्ट डिमांड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़, कंस्ट्रेंट को आप ऐसे वर्बली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे वर्बली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप जरा देखिए, uses of a raw material, uses of a raw material by both पेंट्स, ठीक है। ये जो यूजेज है रॉ मटेरियल का दोनों पेंट से, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम रॉ मटेरियल अवेलेबल। ये तो होगा ही ना कि एक तो है हमारा कि मैक्सिमम रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, और दोनों पेंट मिला के जो यूजेज होगा वो तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। अब जरा बताइए तो कि M1 वाले रॉ मटेरियल पे आ जाइए, जरा क्वेश्चन को देखिए। जरा आप बताइए M1 वाले रॉ मटेरियल पे आ जाइए, तो M1 का एक्सटीरियर पेंट के द्वारा कितना यूज हो रहा है? देखिए M1 वाले रॉ मटेरियल पे आ जाइए, और एक्सटीरियर पेंट का क्वांटिटी आपने कितना माना है? x1 माना है ना। तो M1 वाला रॉ मटेरियल का यूजेस कितना है? तो 6x1 नहीं हो जाएगा? देखिए मैं बता रहा हूँ, तो आप लिख सकते हैं ना कि यूजेज ऑफ M1 रॉ मटेरियल M1 बाय एक्सटीरियर पेंट, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो आपके पास एक, देखिए पर टन, यहाँ लिखे ना, लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपका जो पर टन है वो है 6 यूनिट, और आपने कितना टन एज्यूम किया? आपने x1 टन एज्यूम किया है, तो 6x1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। उसी तरह यूजेज ऑफ M2 रॉ मटेरियल बाय इंटीरियर पेंट ले लीजिए। तो बताइए पर टन कितना खर्चा हो रहा है? तो पर टन जो है आपका रॉ मटेरियल M1 का 4 टन, ठीक है, आपका जो है 4 यूनिट खर्चा हो रहा है, ठीक है। पर टन जो है 4 टन रॉ मटेरियल में खर्चा हो रहा है। आपने कितना टन एज्यूम किया? x2 टन एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा 4x2। ये समझ में आया? तो दोस्तों यदि आप टोटल जी हम M1 का ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, M1 का ही बात कर रहे हैं। तो यदि आप बात करें कि M1 का यूजेज ऑफ M1 बाय बोथ पेंट, तो दोनों पेंट मिला के कितना यूज हो रहा है M1 का बताइए? तो हो जाएगा 6x1 प्लस 4x2। ये समझ में आया आपको? चलिए उसी तरह जरा M2 पे आ जाइए। आप बताइए M2 का यदि बात करें तो यूजेज ऑफ M2 बाय एक्सटीरियर पेंट कितना है? जरा देखिए डायग्राम में आ जाइए। यानी एक टन यदि इंटीरियर पेंट खर्चा हो रहा है तो M2 यूज हो रहा है 2 टन, और 1 टन एक्सटीरियर पेंट पे 1 टन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1x1 प्लस 2x2, ये हो जाएगा ना। तो दोस्तों देखिए ये हो जाएगा x1, और यदि M2 का बात करें इंटीरियर पेंट से तो हो जाएगा 2x2। टोटल यदि ऐड कर दे तो हो जाएगा x1 प्लस 2x2। ये क्या है? ये समझिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों पेंट मिला के M1 का रॉ मटेरियल कितना खर्चा हो रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों पेंट मिला के M2 का रॉ मटेरियल कितना खर्चा हो रहा है। ये आपको समझ में आया? अच्छा,
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डेली अवेलेबिलिटी है मटेरियल का वो कितना दिया हुआ है, देखिए M1 का 24 दिया हुआ है और M2 का 6 दिया हुआ है। तो आप ये समझ रहे हैं ना कि M1 का लिमिटेड कितना है 24 और M2 का लिमिटेड कितना है 6, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि M1 दोनों पेंट मिला के, M1 रॉ मटेरियल दोनों पेंट मिला के कितना यूज हो रहा है। दोस्तों आपको कंस्टेंट, इस कंस्टेंट तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो आप इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको कंस्टेंट समझ में आ गया होगा कि इस जगह पे आप क्या लिखेंगे, इस जगह पे आप लिखेंगे दोस्तों 6x1 + 4x2 एंड शुड बी लेस देन इक्वल टू M1 के सामने कितना है, देखिए M1 के सामने है 24, ठीक है। ये हमारा पहला कंस्टेंट इक्वेशन बना। ऐसे हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। और हम एक, आप दूसरा M2 के लिए जरा आ जाइए, तो बताइए M2 के लिए, M2 का यूजेस कितना है दोनों पेंट का, तो M2 का यूजेस है x1 + 2x2, तो ये हो जाएगा x1 + 2x2। और टोटल मैक्सिमम यूजेस कितना है M2 का, तो मैक्सिमम यूजेस है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6। तो ये हमारा दूसरा कंस्टेंट हो गया। तो ये कंस्टेंट है रॉ मटेरियल M1 के लिए और ये कंस्टेंट है रॉ मटेरियल M2 के लिए। तो आपने देखा कि इन दोनों रॉ मटेरियल का कंस्टेंट कैसे निकाला। इसके अलावा एक और कंस्टेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। एक और कंस्टेंट क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए, तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि मार्केट सर्वे इंडिकेट दैट डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट। तो इंटीरियर पेंट का जो डेली डिमांड है वो एक्सटीरियर पेंट के डेली डिमांड से एक ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों x2 क्या है, x2 डेली डिमांड ही तो है, ठीक है। x2 इंटीरियर पेंट का डेली डिमांड है और x1 इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट का डेली डिमांड है। तो क्या कर रहा है कि इंटीरियर पेंट का जो डेली डिमांड है यानी x2 जो है वो x1 से एक ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं ना कि x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू x1 + 1, यानी कि इन द डेली डिमांड फॉर इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट कैन नॉट एक्सीड दैट ऑफ एक्सटीरियर पेंट बाय मोर देन 1, ठीक है, शुड बी लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ से आप ऐसे इसको यदि इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, x2 - x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये भी कंस्टेंट मिल गया आपको, तीसरा कंस्टेंट इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो ये मार्केट का लिमिट है। अच्छा, 3 कंस्टेंट आपने देखा, एक चौथा कंस्टेंट और है दोस्तों, जरा पढ़िए आगे, एक लाइन और पढ़िए। ऑल्सो द मैक्सिमम डेली डिमांड फॉर इंटीरियर पेंट इज 2 टन। देखिए ये भी लिखा हुआ है, आपने इंटीरियर पेंट का डेली डिमांड कितना माना है, x2 माना है ना, तो x2 जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 टन हो सकता है। तो एक कंस्टेंट आपको और नहीं मिल गया कि x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, ये भी एक कंस्टेंट मिल गया, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपके पास 4 कंस्टेंट है, 1 2 3 4। मैंने बताया था ना दोस्तों कि जो कंस्टेंट होता है वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में होता है। आप देखिए इनइक्वालिटी सब में दिख रहा है आपको। चलिए, तो यही है हमारा कंस्टेंट। तो आपने डिसीजन वेरिएबल देख लिया, आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लिया और आपने कंस्टेंट देख लिया, आपका आधा काम हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एलपी मॉडल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आपको लिनियर प्रोग्रामिंग का मॉडल अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों, एलपी मॉडल। तो दोस्तों आप एलपी मॉडल क्या करेंगे कि जो रेडी मिक्स का जो मॉडल है वो ये है कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1, समझने का प्रयास कीजिएगा, + 4x2, ठीक है। 5x1 + 4x2 सब्जेक्ट टू पहला कंस्टेंट क्या है, 6x1 + 4x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 24, x1 + 2x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, -x1 + x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 और x1 x2 दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है, ये चौथा इक्वेशन है, ये पांचवा इक्वेशन है। तो देखिए ये हमारा एलपी का मॉडल है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया। चलिए अब जरा देखिए इस इक्वेशन को, आप यहाँ देखेंगे इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि x1 और x2 का बहुत सारा वैल्यूज़ है, ठीक है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो वैसे वैल्यू को हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। एक टर्म है दोस्तों फिजिबल सॉल्यूशन, इसे समझिए। फिजिबल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसको बार बार मैं आगे यूज करूँगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोज वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल, यानी जो डिसीजन वेरिएबल क्या है हमारा, x1 x2 है, ठीक है। x1 x2 का वो वैल्यू विच सेटिस्फाइज आवर कंस्टेंट, जो कि हमारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। ये समझ में आया आपको,
कि फिजिबल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यानी डिसीजन वेरिएबल का वो वैल्यू जो कि हमारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप जरा बता सकते हैं क्या कि इस पार्टिकुलर केस का कितना फिजिबल सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट फिजिबल सॉल्यूशन है। इस केस में कितना होगा, इनफाइनाइट है, बहुत सारा वैल्यूज है जो कि सभी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया कि बहुत सारा फिजिबल सॉल्यूशन डिटरमाइन कर लिया, लेकिन उन फिजिबल सॉल्यूशन में से कुछ ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए बेस्ट होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमें मैक्सिमाइज करना है। तो आपने मान लीजिए एक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, मान लीजिए 1,4 निकाला, फिर 2,3 निकाला, फिर 5,6 निकाला, ऐसे करके ढेर सारा निकाला, लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके लिए जो हमारा जेड का वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा, तो उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपको समझ में है फिजिबल सॉल्यूशन क्या है। हर एक वो सॉल्यूशन जो कि इन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा उसे हम लोग कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन उन्हीं फिजिबल सॉल्यूशन में से एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जेड का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ ऑप्टिमम सॉल्यूशन को भी यहाँ पे। तो ये दोनों को समझना काफ़ी आवश्यक है, ये दोनों फिजिबल और ऑप्टिमम में डिफरेंस क्लियर रहना है आपको, ठीक है। सो देखिए अमॉन्ग दोज फिजिबल सॉल्यूशन हर एक वो फिजिबल सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग वन विच इज बेस्ट फॉर आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए बेस्ट है, ठीक है, तो इज कॉल्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मतलब हर एक फिजिबल सॉल्यूशन में से एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए बेस्ट होगा, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना है कि फिजिबल क्या होता है, ऑप्टिमम क्या होता है। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग ड्रॉ करें। अब मैं इसको सॉल्व करके बताऊँगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच समझाता हूँ कि ग्राफिकल अप्रोच में कैसे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ग्राफिकली। तो ग्राफिकल अप्रोच में सबसे पहले क्या करना है, ग्राफिकल अप्रोच में बेसिकली आप यदि कहें तो दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपको कि आपको फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस को स्पेसिफाई करना है। वी नीड टू स्पेसिफाई, सो व्हाट वी डू, specify our feasible solution space, ठीक है। आपको अपना फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस को स्पेसिफाई करना है, और फिर दूसरा काम क्या करना है कि आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड करना है। आप जानते हैं फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है और ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है। अब आइए जरा करके देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ग्राफ ड्रॉ करना आपको मैं समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। आपको मैं आपके सामने मैं इक्वेशन दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाए। तो दोस्तों देखिए, आपका जो इक्वेशन आया था वो ये सब आया था, इसको मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए यही इक्वेशन था ना। चलिए, तो दोस्तों देखिए कैसे हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस को डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो ग्राफ होगा उसमें एक वाई एक्सिस होगा और एक आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अब मैं कुछ मार्किंग कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाला हमारा वाई एक्सिस है। अब मैं कुछ मार्किंग कर देता हूँ। ये हमारा ऑरिजिन है, दिस इज़ 0.1, दिस इज़ 0.2, दिस इज़ 0.3, दिस इज़ 0.4, दिस इज़ 0.5 एंड दिस इज़ 0.6। चलिए, यदि हम लोग वाई कोऑर्डिनेट पे भी देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी कंस्ट्रेंट है जरा उसको देखिए आप। कंस्ट्रेंट में इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है। अब आप जानते हैं कि आप जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमारा इक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट होता है, पता है ना आपको। तो आपको करना क्या है कि इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देना है, यानी जहाँ जहाँ आपको इनइक्वेशन दिख रहा है ना उसको इक्वेशन बना देना है, ठीक है। चलिए पहला इक्वेशन लेते हैं हम लोग। अब मैं एक एक करके ग्राफ प्लॉट करना आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे थे ग्राफ कैसे बना जाता है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। चलिए, पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 6x1 + 4x2 = 24। आइए लेते हैं इसे। देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, 6x1 + 4x2 = 24। अब दोस्तों आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, x1 को 0 पुट कर दीजिए। x1 यदि 0 पुट हो जाएगा, यानी कि x1 को आप हटा दीजिए। x1 यदि हटा देंगे तो आपका इक्वेशन क्या बना, आपका इक्वेशन बना कि 4x2 = 24। तो यहाँ से x2 क्या मिलेगा, यहाँ से x2 नहीं मिलेगा आपको, 24/4 यानी x2 कितना मिलेगा, 6। समझ में आया। तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया ना, 0,6। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ अपने इक्वेशन को। इक्वेशन था 6x1 + 4x2।
तो एक बार हमने x1 जीरो पुट किया, अब क्या कीजिए आप कि x2 को जीरो पुट कर दीजिए। अब जब x2 को आप जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म चला जाएगा, ये टर्म वैनिश हो जाएगा। कौन सा टर्म? ये 4x2 वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? हमारा इक्वेशन बन जाएगा 6x1 = 24। तो x1 यहाँ से आपको नहीं मिल जाएगा 24/6 यानी 4। तो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं मिल गया आपको 4,0। ये सब चीज़ आप बेसिक क्लास में सीखे होंगे दोस्तों। तो देखिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए। एक तो हमें मिला 0,6। आप जरा लोकेट कीजिए अपने ग्राफ में, 0,6 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब एक दूसरा पॉइंट मिला आपको 4,0। तो 4,0 कहाँ मिलेगा आपको बताइए? तो 4,0 यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आपको दो पॉइंट मिल गया और दो पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको लाइन मिल जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ मिला ना दोस्तों, ये जो पहला ग्राफ मिला, ये हमारा किसका है? ये हमारा 1 नंबर शो कर रहे हैं। और 1 नंबर कौन सा इक्वेशन है हमारा? 6x1 + 4x2 = 24। समझ में आया कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है? चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, आपको मैं दूसरा इक्वेशन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप सीख जाएंगे। तो देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? x1 + 2x2 = 6। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलना है। तो x1 + 2x2 = 6। तो दोस्तों देखिए x1 यहाँ लिखा हमने, x1 + 2x2 = 6। पहले क्या कीजिए आप, पहले आप x1 को जीरो पुट कर दीजिए। तो x1 यदि जीरो हो जाएगा, तो x1 जीरो हो गया तो मेरा ये टर्म चला गया, ये चला गया ना। तो क्या बचा? 2x2 = 6। तो यहाँ से x2 कितना आ गया? x2 आ गया 3। तो एक कोऑर्डिनेट मिला 0,3। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ x1। अब x2 को जीरो पुट कीजिए। x2 को यदि जीरो पुट कीजिएगा ना तो x1 आपका 6 आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिला? 6,0। अब जब इसको प्लॉट कर दीजिए, 0,3 कहाँ पे होगा? 0,3 यहाँ पे होगा। 6,0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। अब जरा ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ये दूसरा कर्व मिल गया आपको। समझ में आया दूसरा कर्व क्या मिला? अब दोस्तों एक पॉइंट को समझिए, है यहाँ पे क्या आपका, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब जरा इसी वाले पोर्शन को देखिए। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन पहला वाला जो पॉइंट है 6x1 + 4x2 = 24। देखिए दोस्तों 6x1 + 4x2 = 24। लेकिन ये जो इक्वल टू है असली में क्या है यहाँ पे? असली में तो यहाँ इनइक्वालिटी है ना। इक्वल टू है तो मतलब ये लाइन है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? इनइक्वालिटी है। अब हमको जब भी मैं इनइक्वालिटी कर रहा हूँ तो एक रीज़न को वो एक रीज़न को दर्शा रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि कौन सा रीजन, इधर वाला रीजन या इधर वाला रीजन। तो उसको पता लगाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप ऑरिजिन को ले लीजिए रेफरेंस पॉइंट। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। आप क्या कीजिए कि x1 की जगह 0 पुट कर दीजिए और x2 की जगह 0 पुट कर दीजिए और देखिए कि क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है क्या। आइए करके देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑरिजिन को कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0,0, ऑरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। तो पुट कीजिए 6 × 0 + 4 × 0 कितना हो जाएगा? 0। और ऑब्वियस सी बात है 0 जो है वो 24 से कम होता है। यानी आप क्या देख रहे हैं कि ऑरिजिन जो है हमारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रीज़न है वो हमारा इधर होगा, जो कि मैं एरो से दिखा रहा हूँ। ये आपको समझ में आया? चलिए उसी तरह आप जरा इस वाले इक्वेशन पे आ जाइए। इस वाला इक्वेशन का क्या था आपका? इस वाला इनइक्वालिटी था x1 + 2x2 > 6। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखिए x1 + 2x2 > 6। फिर से वही काम कीजिए, ऑरिजिन को आप रेफरेंस मान लीजिए और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ पुट कीजिए। x1 की जगह 0 पुट कीजिए, x2 की जगह 0 पुट कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 0 + 2 × 0 यानी 0, और 0 6 से कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसके लिए भी कौन सा रीजन है? जो इधर ये वाला रीजन है जिससे मैं एरो से दिखा रहा हूँ। समझ में आया आपको? तो हर एक लाइन के लिए आपको ऐसा करना है, ऑरिजिन को रेफरेंस लेना है और रीजन को एलोकेट करना है, और वही हमारा फिजिबल रीजन होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए तो दो के लिए किया हमने। अब जरा थर्ड वाले को लेते हैं। हमारे पास कितना कंस्टेंट है बताइए? हमारे पास कुल मिलाकर 6 कंस्टेंट है ना। देखिए 5 कंस्टेंट है, तो हम लोग पाँचों को ड्रॉ करेंगे। अब थर्ड वाले को देखते हैं, -x1 + x2 > 1। चलिए तो दोस्तों इसको देखते हैं, -x1 + x2 = 1। ठीक है, तो वही काम करेंगे। x1 को 0 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा 1 हमारा। फिर x2 को 0 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा -1। ठीक है, चलिए तो दोस्तों -1 कहाँ पे होगा? -1 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसे प्लॉट करते हैं। एक कोऑर्डिनेट मिला हमें 0,1 और एक कोऑर्डिनेट मिला हमें -1,0। तो -1,0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। और 0,1 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका यदि ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, मैं इसे ब्लू कलर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ग्राफ आप यदि प्लॉट करेंगे तो कुछ यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाएगा। हम चूँकि पॉजिटिव एक्सिस में ही शो कर रहे हैं, नेगेटिव में जा नहीं रहे हैं, तो ये वाला ग्राफ होगा।
ठीक है, ऐसा करके कुछ ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, अब दोस्तों इसका भी देखते हैं फिजिबल रीजन कौन सा है, इसका भी फिजिबल रीजन कैसे निकालेंगे। देखिए पहले इनइक्वालिटी को लिखिए यहाँ पे आप। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या है आपका, इनइक्वालिटी है -x1 + x2 < 1, -x1 + x2 < 1। ठीक है, ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, ऑरिजिन को आपको कोऑर्डिनेट रेफरेंस लेना है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, यहाँ भी 0 पुट कर दीजिए। तो ये 0 < 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि इसके लिए कौन सा रीज़न होगा, तो इसके लिए भी ये वाला रीज़न होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको। अब दोस्तों इसके बाद जो है, इसके बाद हमारा फोर्थ इक्वेशन है x2 < 2। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, x2 < 2। तो देखिए x2 < 2, इसको पहले इनइक्वालिटी को आप इक्वालिटी में बदलिए। तो इनइक्वालिटी को यदि हम इक्वालिटी में बदलेंगे तो दोस्तों देखिए, तो हमारा क्या बनेगा, x2 = 2। इसका ग्राफ आपको बनाना आता है। x2 = 2 जो होगा वो हमारा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा x2 = 2 का। आप यहाँ से एक लीनियर लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू 2, ऐसा करके ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, ये वाला ग्राफ बनेगा। अब फिर से देखिए इनइक्वालिटी क्या है, x2 < 2, यही है ना। आप इसमें क्या कीजिए, ऑरिजिन को पुट कीजिए, तो 0 < 2 होता है, यानी कि ये वाला रीजन होगा, नीचे वाला रीजन होगा इसके लिए भी। ठीक है, और लास्ट इक्वेशन क्या है हमारा, लास्ट इक्वेशन है x1 x2 > 0, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला कॉर्डिनेट होगा। अब आपको क्या देखना है कि आपको, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव था फिजिबल रीजन डिटरमाइन करना। ठीक है, फिजिबल रीजन। ठीक है, तो फिजिबल रीजन कौन सा होगा, यानी कि ये वाला रीजन हमारा फिजिबल होगा। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए ये वाला जो रीजन है ना, जिसमें जो कि सबको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रीजन हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है दोस्तों, तो आपने फिजिबल रीजन पता कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसका कॉर्नर पॉइंट पता करना है। अब जरा देखिए ग्राफ को, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, इसको मैं कॉर्डिनेट यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों। तो फिजिबल रीजन आपने पता कर लिया, तो आप कॉर्नर पॉइंट पता कीजिए। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट कैसे पता कीजिएगा, तो दोस्तों देखिए कॉर्नर पॉइंट एक तो हमारा यहाँ हो गया, एक ये हो गया कॉर्नर पॉइंट 0,0। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट मान लीजिए आप A। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट आप मान लीजिए ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा A। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट आपने A लिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस पॉइंट को आप मान लीजिए, ये भी कॉर्नर है B, ये कॉर्नर है C, ये कॉर्नर है D, ये कॉर्नर है E। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कितने कॉर्नर हैं, और एक कॉर्नर यहाँ भी है, एक कॉर्नर आपका F भी है। तो A B C D E F 4 कॉर्नर, सॉरी कुल मिलाकर 6 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, A का कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, देखिए 0,0, B का कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको 4,0, C का कोऑर्डिनेट क्या मिला। अब देखिए C का कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा आप, तो C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। किस किस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो दोस्तों C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए ना आप, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना पड़ेगा, देख रहे हैं ना आप। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना तो आता ही होगा ना आपको। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो C का कोऑर्डिनेट मिलेगा 3,1.5। ठीक है, 3,1.5। ठीक है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 था, ये 2 था, उसके बाद थर्ड इक्वेशन है हमारा ये वाला, दिस इज थर्ड वन। ठीक है, और दोस्तों फोर्थ है हमारा, फोर्थ ये वाला है। चलिए, तो C का कोऑर्डिनेट मिला, फिर D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बताइए D कौन कौन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखिए D हमारा सेकंड लाइन का और फोर्थ लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आप क्या कीजिए, 2 और 4 को सॉल्व कीजिए, यानी 2 और 4 को सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों 2 और 4 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको D का कोऑर्डिनेट मिलेगा 2,2। ठीक है, उसके बाद आप यदि E को सॉल्व करेंगे, ई पॉइंट का निकालने के लिए आप किसको 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, तो E का कोऑर्डिनेट मिलेगा 1,2। और F का यदि कोऑर्डिनेट निकालना है तो F तो पता है आपको 0,1 है। तो दोस्तों ये सभी हमारे क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं ना, ये सब फिजिबल सॉल्यूशन है। ये सभी क्या है, दीज आर फिजिबल सॉल्यूशन। क्यों फिजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जो है इस रीजन में लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो ग्राफ का यही काम है। ग्राफ से आप क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट को डिसाइड करते हैं। अब आपने कॉर्नर पॉइंट को डिसाइड कर लिया तो ग्राफ का काम खत्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस ग्राफ के माध्यम से हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है दोस्तों। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं ना, उसके कोऑर्डिनेट को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए जेड के वैल्यू में। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 5x1 + 4x2।
ठीक है। इसमें हम एक एक कॉर्नर पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले ए को करते हैं, पहले ए को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जेड ए कितना मिलेगा आपको, 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 यानी कितना हो गया 0। जेड यदि आप बी पे निकालें तो मिल जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 यानी कितना मिल जाएगा 20। यदि आप जेड सी पे निकालें तो हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1.5, इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो 21 मिलेगा। जेड आप डी पे निकालें तो हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, तो ये मिल जाएगा आपको 18। फिर यदि आप जेड का वैल्यू डी पे ई पे निकालें, ठीक है, तो जेड का वैल्यू ई पे मिलेगा 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 यानी ये मिलेगा आपको 13। और जेड का वैल्यू एफ पे निकालें तो ये मिलेगा आपको 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ये क्या है हमारा 4। दोस्तों अब देखिए हमें हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम सॉल्यूशन लेना। क्या लेना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया है ना कि हमें जेड को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब जरा जेड का वैल्यू देखिए तो सबसे मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है ना 21 आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो दोस्तों यही है हमारा जेड का मैक्सिमम वैल्यू। और 21 के कॉरस्पॉन्डिंग x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 21 के कॉरस्पॉन्डिंग x1 का वैल्यू है आपका 3 और x2 का वैल्यू कितना है आपका 1.5। तो x का वैल्यू मिला 3 और y का वैल्यू मिला 1.5। ठीक है, तो दोस्तों आपको आंसर मिल गया कि जो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था वो जो फर्म है, उस जो रेडी मिल्क मॉडल है उसको जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा कितना 21। ठीक है, 21,000, इसको 21 को क्या कीजिए कि 1000 से गुना कीजिए, $21,000 मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसका। और वो तब होगा जब हमारा एक्सटीरियर पेंट है वो 3 टन यूज करे और इंटीरियर पेंट 1.5 टन यूज करे। तो इस प्रकार से हमें ग्राफिकल मेथड को यूज करना है। तो आपने स्टेप समझा ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व करना है हमें। चलिए, तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इतना ग्राफ आपको नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। बिना ग्राफ को ड्रॉ किए कैसे इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया जाए वो जरा देखते हैं। तो आपके बुक का, मैकमिलन बुक का एक क्वेश्चन है आपके सामने, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये स्टेप तो मैंने एक एक करके समझा दिया। अब क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक फर्म है जो कि रेडियो और टेलीविज़न सेट को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रत्येक रेडियो का कॉस्ट कितना है 500। ठीक है, प्रत्येक रेडियो का कॉस्ट है 500 और इस रेडियो कॉस्ट ₹500 इन वेजेस एंड ₹500 इन मटेरियल। और इस टेलीविज़न कॉस्ट 2500 इन वेजेस एंड 1500 इन मटेरियल। ठीक है, तो आप जरा बता सकते हैं क्या कि वेजेज और मटेरियल को जुड़ा के एक रेडियो का कॉस्ट कितना हो गया 1000 और एक टेलीविज़न का कॉस्ट कितना हो गया 4000। ठीक है, अब फर्म क्या कर रहा है, लेबर और मटेरियल को कैश में पेमेंट कर रहा है। तो रेडियो का प्राइस देखिए 2000 है और टेलीविज़न का प्राइस कितना है 6000 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, एज देयर इज स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड देयर फर्म इज एबल टू सेल एज मेनी यूनिट्स एज प्रोड्यूस प्रिवेलिंग प्राइस। फर्म के पास देखिए कंस्ट्रेंट क्या है कि मशीन टाइम दिया हुआ है 10 घंटा का और असेंबली टाइम दिया हुआ है 4 घंटा का। और एक रेडियो का प्रोडक्शन में 3 घंटा चाहिए मशीन टाइम का और 1 घंटा चाहिए असेंबली टाइम का। और टेलीविज़न के प्रोडक्शन में एक। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आपको टेबल बनाना होगा। टेबल से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेबल बना के जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि नाउ गिवन द फाइनेंशियल एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, तो आखिर वो कितना रेडियो और टेलीविज़न बनाए ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने पहला मेथड के पहला स्टेप क्या बताया था, तो पहला स्टेप बताया था कि डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करना। क्या करना, डिसीजन वेरिएबल। तो चलिए डिसीजन वेरिएबल बताइए इस क्वेश्चन में क्या है। तो आपको करना क्या है, आपको क्या पता करना है कि रेडियो का कितना क्वांटिटी और टेलीविज़न का कितना क्वांटिटी फर्म प्रोड्यूस करे। तो मान लेते हैं कि लेट रेडियो क्वांटिटी बी एक्स। ठीक है, तो रेडियो का जो क्वांटिटी है वो एक्स मान लेते हैं, या नंबर ऑफ रेडियोस, और नंबर ऑफ टेलीविज़न जो है, नंबर ऑफ टीवी मान लेते हैं वाई। ठीक है, चलिए पहला काम हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड करना। ये 3 चीज़ याद रखिएगा, पहले डिसीजन वेरिएबल फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को। अब आप जरा ये बताइए कि एक टीवी को एक रेडियो पे कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे। देखिए एक रेडियो पे उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए आप खुद बताइए ना। देखिए 500 यानी 1000 तो उसका लागत हो गया और उसको बेच कितना रहा है 2000 में। तो बताइए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 का प्रॉफिट हो रहा है पर रेडियो। अब जरा टेलीविज़न पे आ जाइए, 4000 तो उसका लागत हो गया और बेच कितना में रहा है 6000 में। तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 2000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एक रेडियो पर 1000 का प्रॉफिट है और एक टेलीविज़न पे 2000 का प्रॉफिट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और असली में रेडियो कितना है, एक्स रेडियो है। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट नहीं हो जाएगा 1000 टाइम्स एक्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1000 टाइम्स एक्स। समझ में आया आपको।
ठीक है। अब देखिए टेलीविज़न की बात करें तो एक टेलीविज़न पे कितना का प्रॉफिट है, तो दोस्तों एक प्रॉफिट है वो है हमारा 2000 का, और है कितना टेलीविज़न, वाई टेलीविज़न है, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2000 टाइम्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों डेड है, और इसे क्या करना है आपको, इसे आपको क्या करना है दोस्तों, मैक्सिमाइज करना है। तो यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड कर लिया ना, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 1000x प्लस 2000y। दोस्तों आपको पता है प्रॉफिट जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है साफ साफ, कॉस्ट प्राइस है 1000 रेडियो का और सेलिंग प्राइस है 2000, समझ में आ गया होगा। चलिए तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी डिसाइड कर लिया। अब तीसरा बारी आता है किसका, तीसरा बारी आता है हमारा कंस्ट्रेंट का। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे दोस्तों, तो देखिए कंस्ट्रेंट तो साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए कंस्ट्रेंट आपको दिया हुआ है कि एक तो आपको देखिए दिखा हुआ है यहाँ साफ साफ कि फर्म के पास 10 घंटा है मशीन टाइम और 4 घंटा असेंबली टाइम। तो देखिए दो तरह का कंस्ट्रेंट है। ठीक है, एक मशीन टाइम कंस्ट्रेंट और एक असेंबली टाइम कंस्ट्रेंट। तो जरा पहले मशीन टाइम कंस्ट्रेंट लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं मशीन टाइम कंस्ट्रेंट। देखिए बहुत सिंपल है। अब बताइए एक रेडियो को प्रोड्यूस करने में 3 घंटा चाहिए, ठीक है, और असेंबली में 1 घंटा चाहिए। ठीक है, और बताइए 3 घंटा चाहिए एक रेडियो को, एक रेडियो में, और हमारे पास रेडियो कितना है, हमारे पास एक्स रेडियो है, तो टोटल टाइम कितना मिलेगा मशीन टाइम का, 3x मिलेगा ना। तो मशीन टाइम रेडियो का मिलेगा 3x। अब चला जाइए टेलीविज़न पे, हमारे पास टोटल टेलीविज़न है वाई टेलीविज़न, और एक टेलीविज़न पे मशीन टाइम है कितना, देखिए यहाँ लिखा है मशीन टाइम 1 घंटा का है, तो y के लिए कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, तो 3x प्लस वाई। और दोस्तों ये जो टोटल मशीन टाइम है मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, देखिए मैक्सिमम अवेलेबल देखिए कितना दिया हुआ है कि 10 आवर है ना, तो ये दिस शुड बी लेस देन 10। तो ये हमारा एक मशीन टाइम का कंस्टेंट मिला, 3x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। ये समझ में आया। अब असेंबली टाइम की बात करते हैं। तो बताइए दोस्तों हम कितना रेडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स रेडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक रेडियो पे हमारा असेंबली टाइम कितना हो रहा है, देखिए एक रेडियो पे हमारा असेंबली टाइम 1 घंटा का, तो एक्स रेडियो पे कितना होगा, एक्स ही तो होगा। ठीक है, अब जरा बताइए हम कितना टेलीविज़न प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाई टेलीविज़न, और एक टेलीविज़न पे कितना असेंबली टाइम है। तो देखिए और यहाँ पे असेंबली टाइम ऑफ दिया हुआ है, टेलीविजन रिक्वायर्ड वन मशीन आवर ऑफ असेंबली टाइम। तो दोस्तों टेलीविज़न का असेंबली टाइम यहाँ पे 4 है। ठीक है, कितना है 4, तो आपका ये हो जाएगा x प्लस 4y, और मैक्सिमम कितना असेंबली टाइम है, तो मैक्सिमम असेंबली टाइम दिया हुआ है आपका 4 आवर्स। ठीक है, तो इस लेस देन 4, तो ये हमारा दूसरा कंस्टेंट हो गया। और कोई कंस्टेंट है क्या, तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, दो कंस्टेंट तो हमेशा रहेगा कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 और y शुड बी ग्रेटर देन 0। तो कुल मिलाकर आप देखिए यहाँ पे आपके सामने चार कंस्टेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो ये तीनों काम हो गया, आपका 50% काम खत्म। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम बिना ग्राफ बनाए सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन तो हमने ग्राफ बनाया था, और ग्राफ बना के भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि इसको बिना ग्राफ बनाए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको देखते हैं कैसे बिना ग्राफ बनाए सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए आपके पास ये चार कांस्टेंट है ना, 1 2 3 4, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे और बिना ग्राफ बनाए सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप जरा इक्वेशन 1 एंड 2 को देखिए, इक्वेशन 1 एंड 2 को आप जरा सॉल्व कीजिए दोस्तों। 3x प्लस वाई, ठीक है, और एक और कंस्टेंट है दोस्तों आपका, मनी कंस्टेंट भी है। देखिए मनी कंस्टेंट क्या है, मनी कंस्टेंट आप देखिए एक और दिया हुआ है आपको कि आपके पास जो प्राइस है सबसे लास्ट में दिया हुआ है दोस्तों। हाँ ये देखिए, द फर्म हैज़ 12,000 एज कैश बैलेंस, मतलब कैश बैलेंस कितना है दोस्तों, 12,000 है। ठीक है, तो कैश बैलेंस यदि 12,000 है तो आप बता सकते हैं ना कि एक रेडियो को प्रोड्यूस करने में लग रहा है 1,000 रुपया, तो एक्स रेडियो को प्रोड्यूस करने में कितना रुपया लगेगा, एक्स रेडियो को प्रोड्यूस करने में लगेगा 1000x। ठीक है, चलिए इसको मैं इक्वेशन को अभी बाद में लिखता हूँ। ठीक है, ये इसका नंबरिंग मैं बाद में करता हूँ। एक कंस्टेंट और ले लेता हूँ, मनी कंस्टेंट को। ठीक है, मनी कंस्टेंट छूट गया हमारा। तो बताइए टोटल 1000x में 1000x टाइम लगेगा, 1000x रुपीज़ लगेगा किसके लिए, रेडियो के लिए, और वाई टेलीविज़न है, और एक टेलीविज़न पे को बनाने में लग रहा है कितना, 4,000 रुपया, तो इसमें कितना मिलेगा, तो वाई टेलीविज़न में कितना रहेगा, 4,000 वाई। ठीक है, और ये किसके बराबर, किससे कम होगा, 12,000 से कम होगा। इसको सिंप्लीफाई यदि करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा ना, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो दोस्तों लेस देन इक्वल टू 12 नॉट 3, लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, हाँ लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, हमें 12 मिलेगा।
ये थर्ड इक्वेशन मिला हमें, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारा कि x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और पांचवा इक्वेशन क्या है हमारा कि y शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। चलिए अब जरा पहला और दूसरा इक्वेशन को देखिए, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम किसको किसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 और 2 को। तो जरा सॉल्व करके देखिए, 3x प्लस वाई शुड बी लेस दैन इक्वल टू 10 और x प्लस वाई शुड बी लेस दैन इक्वल टू 4, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 3, x कितना मिलेगा, x मिलेगा 3 और y का वैल्यू मिलेगा आपको 1, ठीक है, सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप क्या कीजिए, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में पुट कीजिए। देखिए तो पुट कीजिए तो 3 में यदि आप पुट कीजिएगा ना तो LHS क्या हो जाएगा आपका 3 + 4 यानी कि 7 12 से कम है, बिल्कुल है, तीन मतलब तीनों को सेटिस्फाई करेगा, 3 4 5 तीनों को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है ना हमारा 3 और 1 ये फिजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये रेस्ट जो 3 इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिजिबल सॉल्यूशन तो है, तो जेड का वैल्यू क्या मिलेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो जेड का फंक्शन आपको याद है ना, जेड का फंक्शन क्या था हमारा, जेड था 1000x + 2000y, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड का वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा 1000 × 3 + 2000 × 1 यानी कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। चलिए अब आप क्या कीजिए, 1 और 2 की जगह अब आप 1 और 3 को लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को लीजिए। तो दोस्तों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपको वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा x का 28/11 और जो y का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको 26/11। अब करना क्या है कि 1 और 3 को सॉल्व किया ना, तो इसको 2 में रख के देखिए, तो 2 में रखिएगा तो देखिएगा कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप इक्वेशन 2 और 3 को लीजिए, इक्वेशन 2 और 3 को लीजिए। तो 2 और 3 इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू मिलेगा 4/3 और y का वैल्यू आपको मिलेगा कितना 8/3, ठीक है। फिर से क्या कीजिए, 2 और 3 को सॉल्व करके इसको 1 में पुट कीजिए। तो यदि आप 1 में पुट करेंगे ना तो देखिएगा सेटिस्फाई करेगा, 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, 4 को तो कर ही रहा है और 5 को भी करेगा। यानी कि ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। और चूंकि ये फिजिबल सॉल्यूशन है तो यहाँ से जेड का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितना, 1000 × 4/3 प्लस 2000 × 8/3 यानी कि इसका वैल्यू आप आ जाएगा आपका 6670। चलिए उसके बाद आप क्या कीजिए, 1 और 4 को सॉल्व कीजिए, ऐसे ही करना है। तो 1 और 4 को यदि आप सॉल्व, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं आपको लेके चलना है। तो 1 और 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0,10 मिलेगा, क्या मिलेगा 0,10, और 0,10 जो है फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। अब आप लीजिए किसको, 1 और 5 को लीजिए, 1 और 5 को लेंगे तो आपको मिलेगा 10/3,0। देखो बहुत आसान है, देखिए 1 और 5 क्या है, y को 0 पुट कर दीजिए तो x कितना मिल जाएगा 10/3 मिलेगा ना, 10/3, 0 भी देखेंगे तो ये फिजिबल सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। और फिजिबल सॉल्यूशन है और जेड कितना मिलेगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3370। 1 और 5 के बाद अब क्या बचा, 2 और 4 ले लीजिए, 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0,4। इसको पुट करके देखिए 1 में सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप 2 और 5 को लीजिए, 2 और 5 जितने ही पॉसिबल है, 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये में आपको मिलेगा कितना 4,0, तो 4,0 भी जो है वो भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। 3 और 4 को लीजिए, तो 3 और 4 को यदि आप लेंगे तो ये मिलेगा 0,3, ठीक है। और इसको यदि आप पहले इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, दूसरे में पुट करेंगे ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। और इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो जेड का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमें 6000, ठीक। और लास्ट है हमारा 3 और 5, तो 3 और 5 यदि आप लेंगे दोस्तों 3 और 5 में देखिएगा कि मिलेगा 12,0, ये भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने कितना फिजिबल सॉल्यूशन है, देखिए काउंट कीजिए, एक पहला ये है, उसके बाद दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है और चौथा ये है। आपको क्या करना है, आपको ऑप्टिमाइज, आप देखिए फिजिबल सॉल्यूशन तो मिल गया, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, जिसके लिए जेड का वैल्यू मैक्सिमम हो। अब बताइए 5000, 6670, 3370 और 6000 किस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है। तो दोस्तों ये जो है हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, यानी कि x का वैल्यू 4/3 और y का वैल्यू 8/3। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है कितना रेडियो बनाया जाए और y रिप्रेजेंट कर रहा है कितना टेलीविज़न बनाया जाए। यानी कि 4/3 रेडियो बनाया जाए और 8/3 टेलीविज़न यदि बनाया जाए तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और कितना प्रॉफिट मिलेगा हमें 6670 रुपया मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि 4/3 का मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों आप राउंड ऑफ कर लीजिए, 4/3 के नज़दीक जो वैल्यू है उसे ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा आपको कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। तो
इस प्रकार से ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें मिला। तो आप देख सकते हैं कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को हमने जो सॉल्व किया है वो सॉल्व किया है बिना ग्राफ को प्लॉट किए, ठीक है। और ये सब स्टेप्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक और प्रॉब्लम लेते हैं, आपके बुक का प्रॉब्लम है, मैकमिलन बुक का, ये भी प्रॉब्लम आपके मैकमिलन बुक का ही है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं दोस्तों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 225 निकालिए, ठीक है, 225। तो 227 नंबर पेज में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। आइए उसे भी देखते हैं, उससे आपका ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है, आपको प्रॉब्लम मैं शो करता हूँ। देखिए प्रॉब्लम है, कोई कंपनी का मैन्युफैक्चरर है, वो क्रिकेट बैट और चेस सेट को बना रहा है, ठीक है। एक क्रिकेट बैट पे उसे 2 रुपये का प्रॉफिट है और एक चेस सेट पे उसे 4 रुपये का प्रॉफिट है। अब देखिए टेबल दिया हुआ है, वर्कशॉप 1 में बन रहा है, वर्कशॉप 2 में बन रहा है, वर्कशॉप 3 में बन रहा है, आवर में दिया हुआ है। अवेलेबिलिटी है 120 घंटा, दूसरे का है देखिए एक दिन में अवेलेबिलिटी है 72 का, और 3 का है, तीसरे वर्कशॉप का अवेलेबिलिटी है 10 घंटा का। एक क्रिकेट बैट को बनाने में वर्कशॉप 1 में 4 घंटा लगता है, दूसरे में वर्कशॉप 2 में 2 घंटा लगता है, और वर्कशॉप 3 में एक समय भी नहीं लगता है, ठीक है, यानी बनता ही नहीं है। चेस सेट में 6 घंटा, 6 घंटा और 1 घंटा। चलिए ये समझ में आ गया टेबल का मतलब। अब कंपनी क्या चाह रही है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन है क्रिकेट बैट कितना बनाएगा, चेस सेट कितना बनाएगा पर दिन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब आप आइए एक एक करके स्टेप बाय सॉल्व करते हैं इसे, क्योंकि हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो इसको मैं फास्ट करने का प्रयास करूँगा। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहला स्टेप से। हमारा पहला स्टेप क्या है, तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप है कि हम पहले अपने डिसीजन हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम एलपी को, लीनियर प्रोग्रामिंग के को फॉर्मुलेट करेंगे। कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, तो पहले हमारा डिसीजन वेरिएबल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप क्या होगा कि हम डिसीजन वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा बी जो है वो नंबर ऑफ बैट्स है। देखिए बी क्या है हमारा, नंबर ऑफ बैट्स, और सी क्या है, नंबर ऑफ चेस सेट, ठीक है। तो डिसीजन वेरिएबल हमारा हो गया बी बैट है और सी क्या हमारा चेस सेट। दूसरा काम क्या है हमें, दूसरा काम है हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिसाइड करना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है दोस्तों, देखिए हमें मैक्सिमाइज करना है क्या, प्रॉफिट। तो दोस्तों आप बताइए ये कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, एक बैट पे कितना का प्रॉफिट है, 2 रुपये का, और हम कितना बैट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बी। एक आपका चेस पे कितना का प्रॉफिट है, 4, और कितना सेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सी, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4C। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 2B + 4C, देखिए यहाँ पे है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया Z इक्वल टू मैक्सिमाइज P इक्वल टू 2B + 4C, ठीक है दोस्तों। तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी डिसाइड कर लिया। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों वो हमारा कंस्टेंट का आता है। तो देखिए कंस्टेंट हमें दिया हुआ है ना, कंस्टेंट क्या दिया हुआ है कि एक क्रिकेट बैट को बनाने में 4 घंटा लगता है, और हम बना कितना रहे हैं, बी बना रहे हैं। और एक चेस वर्कशॉप 1 का बात कीजिए, एक चेस सेट को बनाने में 6 घंटा लगता है, हम बना कितना रहे हैं, सी बना रहे हैं। तो 4B + 6C शुड बी लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है। तो यही देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 4B + 6C लेस देन इक्वल टू 120। इसको आप यदि इसमें से आप यदि 2 को कॉमन लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2B + 3C लेस देन इक्वल टू 60। अब जरा वर्कशॉप 2 का बात करें, एक क्रिकेट बैट को बनाने में वर्कशॉप 2 में 2 घंटा लगता है, और एक चेस सेट को बनाने में 6 घंटा लगता है। तो आपके पास कितना बैट है, बी बैट है, तो 2 को बनाने में, तो बी को बनाने में कितना समय लगेगा, 2B, और 6C को बनाने में 6C। तो 2B + 6C लेस देन इक्वल टू 72, देखिए वही लिखा है हमने। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो मिलेगा B + 3C लेस देन 36। अब आ जाइए वर्कशॉप नंबर 3 पे, क्रिकेट बैट तो बनता ही नहीं है, चेस सेट सी बनता है, सी शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारा थर्ड कांस्टेंट है ना। चलिए और लास्ट में 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही कि बैट का संख्या पॉजिटिव हो और चेस का संख्या क्या हो, वो भी पॉजिटिव हो हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों हमने 3 काम कर लिया, डिसीजन वेरिएबल देख लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिसाइड कर लिया, और कंस्टेंट डिसाइड कर लिया। आप इसको फॉर्मुलेट कर दीजिए तो हमारा क्या फॉर्मुलेशन हो जाएगा, Z इक्वल टू मैक्सिमाइज Z इक्वल टू 2B + 4C। अब दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि बिना ग्राफ बनाए कैसे सॉल्व करना, आइए मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वेशन है।
आप क्या कीजिए 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। तो 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे ना तो b का वैल्यू मिलेगा 24 और c का वैल्यू मिलेगा 4। आप करके देखिए, सॉल्व करना आपको आता ही होगा, ठीक है, आप लोग ये सब 10th क्लास में पढ़े हैं। तो b का वैल्यू 24 मिलेगा, c का वैल्यू 4 मिलेगा, 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो दोस्तों अब आप क्या कीजिए कि ये जो 24 और 4 है इसको बाकी के तीनों इक्वेशन में पुट कीजिए। देखिए जैसे थर्ड में पुट करते हैं तो 4 10 से कम है, बिल्कुल सही है, यानी बाकी तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब इसलिए फिजिबल सॉल्यूशन है, और चूंकि ये फिजिबल है तो जेड का वैल्यू में पुट करेंगे। तो पुट कीजिए 2 गुने 24 प्लस 4 गुने 4 यानी 64 मिला हमें। अब 1 और 3 को ले लीजिए, तो 1 और 3 को यदि सॉल्व करेंगे तो बी और सी का वैल्यू मिलेगा 15 और 10। अब आप क्या कीजिए 2 में पुट कीजिए, देखिएगा सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 2 को, तो फिजिबल नहीं है। 1 और 4 को लीजिए, तो 1 और 4 को लेंगे तो b का वैल्यू मिलेगा 0 और c का वैल्यू मिलेगा 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 2 को, तो ये भी नॉन फिजिबल है। 1 और 5 को लीजिए, कितना पॉसिबिलिटी है 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे करके लिए। 1 और 5 को लेंगे ना तो आप देखिएगा 30,0 मिलेगा और ये सेटिस्फाई करेगा बाकी दोनों इक्वेशन को, तो जेड का वैल्यू मिलेगा हमें 60। 2 और 3 को लेंगे तो हमें 6 और 10 मिलेगा सॉल्यूशन, और ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो जेड का वैल्यू मिलेगा हमें 52। 2 और 4 नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये नॉन फिजिबल है, और 2 और 5 भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ये भी नॉन फिजिबल है। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको जितना भी पॉसिबिलिटी है सभी लेना है, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 और 4 5 4 5 भी देखिए हमने लिया है। तो दोस्तों आप जरा देखिए कि जो जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन आया है, मैक्सिमम जेड का वैल्यू कहाँ मिला है हमें, 64 मिला है ना। देखिए 64 है, 60 है, 52 है, 64 60 52, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है 64 पे है। तो ये 64 ही जो होगा हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और वो किसके लिए है, बी का वैल्यू 24 है और सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 है। तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा, आज मैंने आपके साथ 3 मेथड डिस्कस किए, ठीक है, 3 प्रॉब्लम डिस्कस किए जो कि ग्राफिकल मेथड था। पहला क्वेश्चन हमने ग्राफिकल मेथड को लेकर समझाया, और दूसरा जो 2 क्वेश्चन था उसको मैंने बिना ग्राफिकल का समझाया। तो होपफुली आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आपको यदि कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और फ्रेंड्स यदि आपको इस पार्टिकुलर तरह का पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी दोस्तों को जोड़िए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में। धन्यवाद।